हेलो दोस्तों, UP21 क्लासेस में स्वागत है आपका। देखो बच्चों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, संविधान को पढ़ रहे थे और इसी संविधान में एक नया टॉपिक लेकर आज आए हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। किसकी बात करेंगे बेटा? मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। देखो, मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य क्या चीज है? मौलिक कर्तव्य जो है वो ऐसे कर्तव्य हैं, ऐसे कार्य हैं जिसके जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिन कामों को लेकर, जिन कर्तव्यों को लेकर देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तुम्हारी हम सब की, यानी कि हम हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है, वो क्या कहलाएंगे? मौलिक कर्तव्य कहलाएंगे, जो हर भारत की, हर नागरिक की जिम्मेदारी होने चाहिए। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की बात को लेकर कि संविधान में कब शामिल किए गए। संविधान में अगर शामिल करने की बात की जाए बेटा, तो ये शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। और जब कहीं ना कहीं अगर संविधान में कुछ परिवर्तन किया है तो एक बात तो है कि संविधान में कोई ना कोई संशोधन तो करना पड़ेगा। जब संशोधन करना पड़ेगा तो कौन सा संशोधन हुआ? इसके लिए एक संशोधन हुआ, 42वां संशोधन। कौन सा बेटा? ध्यान रखोगे तुम लोग कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे बात कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में। और ये बात क्लियर हो गई कि 1976 में क्या कर दिया गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, या जो गठित समिति की गई थी उसके सिफारिश के आधार पर इन लोगों को, इनको क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। बात करते हैं संविधान में किस जगह पर रखे गए, यानी इनकी पोजीशन है संविधान में वो किस जगह पर है। और हम सब लोग जानते हैं कोई भी बात अगर संविधान में करनी हो तो किसी ना किसी भाग में रखनी होती है। जब किसी भाग में रखनी होती है तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। ये रखे गए 4 का में। कौन से में? 4 का या 4A में। कहाँ रखे गए? 4 का या 4A में जो है इनको रखा गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद रखा गया 51 का में। कौन से बेटा? अनुच्छेद 51 का में जो है इनको रखा गया। ठीक है, किसमें रखा गया? अनुच्छेद 51 का में इनको रखा गया। आगे बात करते हैं कि इनमें प्रावधान क्या क्या, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं, इस बात की जानकारी निकालते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो ये कहा गया, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें? संविधान का पालन करें। सबसे पहले कर्तव्य क्या है? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान का क्या करें? पालन करें, उसके अनुसार चलें। दूसरी बात, सभी सरकारी संस्थाओं अपने राष्ट्र ध्वज और अपने राष्ट्रगान इनका क्या करें? आदर करें। भाई ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सीधी सी बात है। ये मेरी तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र का, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रख लो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्र का, राष्ट्रगान का क्या करें? हमेशा सम्मान करें। ठीक है, और ये हमारी क्या है? जिम्मेदारी, एक मौलिक कर्तव्य। आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरी बात रखी गई कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आदर्शों को अपने हृदय में समाएं। राष्ट्रीय आदर्श क्या है? जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों की भूमिका हमारे लिए स्वतंत्र कराने की रही, हमारे देश को स्वतंत्र कराने की रही, उन सभी को क्या करना चाहिए? अपने हृदय में समाये रखना चाहिए। और उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन लोगों ने बहुत कम उम्र में अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने देश के लिए क्या होंगे? सामने खड़े होंगे दुश्मन के। ठीक है, और उनको अपने हृदय में हमेशा क्या रखेंगे? समा कर रखेंगे। उनकी जो भावनाएं हैं उनको अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब बात यह है अगली बात कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। हाँ देखो भाई, ये बहुत जरूरी बात है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। प्राचीन समय से भारत अखंड रहा है, और ये ध्यान रखना, भारत जो है अखंड रहा है। हम लोग देखते होंगे अखंड भारत का नक्शा, बहुत बड़ा भारत था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था किसी जमाने में हमारा। तो ये अखंड भारत जो है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अखंड है, उसको क्या करना चाहिए? अखंड बनाए रखने की और उसकी अखंडता की, एकता की रक्षा करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, उसकी रक्षा के लिए या तो रखना चाहिए, कोई भी हमारे देश के टुकड़े ना कर पाए, है ना। तो ये भी हम लोग को क्या करनी है? ध्यान में रखना है। अच्छा, ऐसी प्रथाओं का निर्माण करना चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान करें। देखो भारत में ना स्त्रियों की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रहती है, और हमारे देश में स्त्रियों को बहुत ज्यादा भूमिका भी दी जाती है, महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अगर बात करें, बहुत सी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया। प्राचीन समय की बात करें, सतियों ने सैया का नाम सुना होगा। वर्तमान समय की बात करें, यानी कि पीछे समय बीता है अंग्रेजों के सामने,
ठीक है। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई का तुमने नाम सुना, अहिल्याबाई का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लोग रहे हैं, ये महिलाएं रही, इन्होंने देश को बहुत सम्मानित किया है, कहीं ना कहीं अपने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ऐसी प्रथाएं बनाएं, ऐसी प्रथाओं का निर्माण करें, अपने मन में इतनी अच्छी मेंटेलिटी रखें कि भाई वो उससे क्या हो, स्त्रियों का सम्मान हो, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, अपनी सांस्कृतिक तथा गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें। देखो हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं विदेशी लोग ज्यादा अच्छे हैं, कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं विदेशी लोग, लेकिन आजकल तुम देखो विदेशी भी हमारे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। ध्यान रखो कि विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, है ना। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो एक संस्था है इस्कॉन नाम से, और विदेशों में जो है कृष्ण भगवान के मंदिर बनवाती है, और जिन कितने विदेशी नागरिक ऐसे हैं, कितने अंग्रेज लोग ऐसे हैं जो लगातार इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये विशेष तौर पर देखा हो तुमने, महिलाएं अब तो साड़ी पहनकर जो है विदेशों में घूम रही हैं। अंग्रेज लोग जिनकी ड्रेसों को हम कॉपी कर रहे हैं, वो लोग आज हमारी ड्रेस के हिसाब से चल रहे हैं। इन कितनी महिलाएं साड़ी पहनते हुए मिलेंगी तुम्हारे लिए अंग्रेजों में। तो ध्यान रखो कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझना चाहिए, उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव और संपदा की रक्षा करनी चाहिए। देखो ये हमारे लिए एक धरोहर है, क्या है, हमारे लिए एक धरोहर है जो प्रकृति ने हमें प्रदान करी है, और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस धरोहर को हम लोग संजो कर रखें, उसकी हमेशा क्या करें, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उसको बढ़ाने का काम करें, घटाने का काम नहीं। और देखो वन संपदा की बात करें, अब जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वन संपदा। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखोगे कि भाई अपनी जो वन संपदा है उसका हमेशा विकास करोगे, क्या करोगे, हमेशा उसका विकास करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। क्या चाहिए, ना कि उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बात करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। देखो हमेशा ध्यान रखो जो भी संपत्ति हो हमारी है, कोई सार्वजनिक संपत्ति आती कहां से, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं से करों के माध्यम से इकट्ठी की जाती है, चाहे वो कर किसी प्रकार के लगाए गए, डायरेक्ट लगाए गए हों या इनडायरेक्ट लगाए गए हों। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो करों के माध्यम से चल रही है। भाई तुम्हें जो है कोई भी सुविधा का लाभ मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, देश में जो कर इकट्ठा किया जा रहा है उससे मिल रहा है। और कर किससे किया जाता है, आम जनता से किया जाता है, यानी देश की जनता होती है, नागरिक होते हैं, उसी से तो कर लिया जाता है। जब उससे ही कर लिया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें हमारा पैसा भी लग रहा है। लोग क्या करते हैं, कभी तहस में आकर, दंगों में आकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भाई ये भी तो सोचने बात है, ये संपत्ति तो हमारी है, जिस संपत्ति को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगजनी कर देते हैं लोग, बसों को आग लगा देते हैं, ट्रेनों को आग लगा देते हैं, तो ये काम नहीं करने चाहिए। क्यों, क्योंकि संपत्ति हमारी है भाई, हम अपनी संपत्ति में ही आग लगा रहे हैं। हमारे देश की संपत्ति हो, हमारी संपत्ति हो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं, गलत बात है नहीं है। कौन अपने घर में आग लगाता है, कोई नहीं लगाता है। तो ध्यान रखो हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति जो भी है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों एवं नवाचार से राष्ट्र को समृद्ध करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं खोजों में लगा रहना चाहिए, ऐसी खोजें करनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के लेवल को, हमारे देश के लेवल को ऊपर उठाने का काम करें, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान देने का काम करें। ऐसे काम हमें, ऐसे नवाचार, ऐसी खोजें हमेशा करनी चाहिए और उसमें अग्रसर रहना चाहिए। बहुत सारे संस्थान भी इस चीज के लिए बने हुए हैं, लेकिन ये भी तुम लोग भी ध्यान रखोगे कि ऐसे काम करने चाहिए जो अपने देश को एक नई तरक्की दे पाए, एक नई उड़ान अपने देश को दे पाए। यह भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमें निभानी चाहिए। यानी मौलिक कर्तव्य बनता है हमारा कि हम अपने देश को नई तरक्की पर, नई ऊंचाइयों को छुआएं, ऐसी ऐसी खोजें करें जो विश्व में किसी के पास नहीं हो, ठीक है। क्या करें, ऐसी ऐसी खोजें करें जो विश्व में किसी के पास नहीं हो। उससे क्या होगा, हमारे देश का नाम होगा। भाई तकनीकी नाम में हम लोग विदेशों पे निर्भर हैं, हम लोग सब जानते हैं कि तकनीकी मामले जापान बहुत आगे। भाई क्यों, क्योंकि उसमें नवाचार किया गया। क्या किया गया है, नवाचार किया गया है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखोगे कि ऐसा करना चाहिए कि नई नई तकनीकों को बढ़े, जिससे कि राज्य जो हमारा वो ऊपर पहुंच सके। आगे बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद का ज्ञानार्जन से देश का विकास हो। यानी ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए हमेशा जिससे क्या हो सके, देश का विकास हो सके। आगे बात करते हैं, सभी बच्चों के माता पिता व उनके संरक्षक को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। कौन सी बात, सभी माता पिता यानी जितने भी माता पिता हैं बच्चों के, या उनके संरक्षक, उनके गार्जियंस जो हैं, उनको व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका जो 6 से 14 साल का बच्चा है, किसी भी व्यक्ति का जिसके वो संरक्षक हैं, कोई भी बच्चे के जिसके संरक्षक हैं, या उसके स्वयं के माता पिता,
कोई भी हो सकता है दोनों में से, उनको एक व्यवस्था करनी चाहिए। वो उनका मौलिक कर्तव्य बनता है या हमारा खुद का मौलिक कर्तव्य बनता है अपने बच्चों के प्रति। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, कितने उम्र के, 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा सर्वोपरि है। और प्राथमिक शिक्षा का हम लोग क्या करना चाहिए, उनको प्रदान करानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उन लोग को शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। तो इस बात का भी जो है हमारा क्या बनता है, एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए करें। ठीक है, ये क्लास अगर अच्छी लगती हो तुम्हारे लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है एमटीएस की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों का, जिससे क्या हो सके और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है।